नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल प्रकाश एजुकेशन हब पर आपका हार्दिक स्वागत। 17 जनवरी 2024 के करंट अफेयर्स के इस महत्वपूर्ण सेशन के अंदर जानने वाले हैं ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और करेंगे उनका डिटेल में एनालिसिस। तो सेशन की शुरुआत करते हैं आज के दिन के साथ में। आज कौन सा दिवस मनाया जा रहा है, क्यों अपने लिए इंपॉर्टेंट है? तो आज 17 जनवरी और 17 जनवरी को मनाया जा रहा है ग्राहक सेवा दिवस। ग्राहक सेवा दिवस मनाने की शुरुआत होती है 1992 में। 1992 के अंदर अमेरिकी राष्ट्रपति बुश द्वारा इस दिवस को मनाने की शुरुआत की गई। उद्देश्य सब लोगों का एक ही है कि ग्राहक की जो सेवाएं हैं, ग्राहकों की सेवाओं को और ज्यादा बेहतर बनाने के लिए इस दिवस की शुरुआत की गई। तो 1992 से लेकर के और अभी तक लगातार 17 जनवरी को ग्राहक सेवा दिवस मनाया जाता है। वैसे देखा जाए कि 17 जनवरी ग्राहक सेवा दिवस के तौर पे तो मनाया ही जाता है। इसके अलावा अगर इतिहास की बात करते हैं तो 17 जनवरी अपने लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की। संयुक्त राष्ट्र संघ एक वैश्विक संगठन और विश्व के 193 देश इसके सदस्य हैं। इसकी स्थापना के बारे में बात करते हैं तो 24 अक्टूबर 1945 की दिन 1945 के दिन 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की होती है स्थापना। लेकिन 17 जनवरी क्यों इंपॉर्टेंट है? तो 17 जनवरी को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की पहली बैठक 17 जनवरी को ही होती है। अब बात करते हैं वैश्विक परिदृश्य की कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य हैं? तो 5 स्थायी सदस्य हैं जबकि 10 अस्थायी सदस्य हैं। भारत लगातार इस प्रयास में जुटा हुआ है कि 75 वर्ष के बाद में, आजादी के 75 वर्ष को हम मना चुके हैं, उसके बाद भी भारत को अभी तक यूएन के अंदर स्थायी सदस्य या कह सकते हैं वीटो पावर वाला देश का दर्जा अभी तक नहीं मिला है। और भारत लगातार वैश्विक मंच पे इस प्रकार की डिमांड करता रहा है। तो आप इस प्रश्न के माध्यम से आप जान रहे हैं कि ग्राहक सेवा दिवस जो 17 जनवरी को मनाया जाता है और इसके इतिहास के बारे में अगर देखते हैं तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की पहली बैठक है वो 17 जनवरी को होती है। तो आपने इस प्रश्न के माध्यम से, आज के दिन के माध्यम से कुछ अन्य फैक्ट्स भी जाने। तो सेशन की शुरुआत करते हैं आज के पहले इंपॉर्टेंट प्रश्न के साथ में। देखते हैं पहला प्रश्न जाने उससे पहले जनवरी माह के जितने भी जो महत्वपूर्ण दिवस हैं उसके बारे में एक बार ग्लांस कर लेते हैं, दोबारा उनको रिवीजन कर लेते हैं। 1 जनवरी को विश्व पारिवारिक दिवस, जबकि 2 जनवरी को विश्व अंतर्मुखी दिवस मनाया जाता है। 3 जनवरी को सावित्रीबाई फुले जयंती, जबकि 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। जबकि 5 जनवरी को विश्व पक्षी दिवस, जबकि 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस, 11 जनवरी को राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस, जबकि 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस, 14 जनवरी को सशस्त्र बल पूर्व सैनिक दिवस, 15 जनवरी को सेना दिवस और कल जो मनाया गया वो था राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया गया। 16 जनवरी के बारे में आपको एक बार दोबारा रिवाइजन करवा दूं कि 16 जनवरी को 1,16,000 वर्तमान में स्टार्टअप्स वर्तमान में भारत के अंदर संचालित है। और यूनिकॉर्न जिसमें 1 बिलियन से अधिक की वर्थ वाला कोई भी बिजनेस होता है उसको यूनिकॉर्न कहा जाता है। वैश्विक दृष्टि से अगर देखा जाए तो भारत का स्थान उन शीर्ष देशों के अंदर है जहां पे यूनिकॉर्न के मामले के अंदर भी भारत अव्वल दर्जा अभी तक प्राप्त कर चुका है। चलिए अब जानते हैं आज के सेशन का पहला प्रश्न। देखते हैं हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपना विद्यालय कार्यक्रम की शुरुआत करी है? जिस प्रकार राज्य सरकारें विद्यालयों की गुणवत्ता को सुधारने के लिए और छात्रों को गुणवत्ता परक शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा
में उन्नत करने के उद्देश्य से इस प्रकार के प्रोग्राम से सभी राज्य सरकारें चलाती रही हैं। अब आपसे जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि अपना विद्यालय का जो संबंध है वो है अनाथ बच्चे। अनाथ बच्चों के लिए इस प्रकार का एक विद्यालय ये खोला गया है। इसके अलावा सबल योजना इसी राज्य की है, हिमाचल प्रदेश की है। और इसका जो आंसर होने वाला है कि विद्यालय कार्यक्रम की शुरुआत कौन करने वाला राज्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा, हिमाचल प्रदेश। अनाथ बच्चों के लिए तो अपना विद्यालय है, जबकि सबल योजना है जिसके अंदर दिव्यांग बच्चों को इसके अंदर शामिल किया गया है। हिमाचल प्रदेश और क्यों चर्चाओं में बना हुआ था? प्राकृतिक खेती के लिए मोबाइल वैन से शुरुआत करने वाला राज्य कौन सा है, वो भी हिमाचल प्रदेश ही। वैसे देखा जाए कि अनेक राज्य इस प्रकार की स्कूली छात्रों को और ज्यादा बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए इस प्रकार के कार्यक्रम चला रहे हैं। और उसी की कड़ी के अंदर देखते हैं कि एक बेरोजगार युवाओं के लिए, जिसमें कल ही सेशन के अंदर हमने कवर किया था, कर्नाटक सरकार ने भी एक प्रोत्साहन भत्ता उनको देने की घोषणा करी है। कर्नाटक सरकार है और जिसके अंदर बेरोजगार जो युवा है उनको प्रोत्साहन भत्ता देने की शुरुआत करी है। इसके अलावा राजस्थान भी बेरोजगार युवाओं को प्रोत्साहन भत्ता देने वाला राज्य राजस्थान भी है। तो आप इस प्रश्न के माध्यम से जान रहे हैं कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपना विद्यालय कार्यक्रम की शुरुआत करी। इसका जो आंसर होगा वो कौन सा होगा? हिमाचल प्रदेश होगा। हिमाचल प्रदेश दिव्यांगों के लिए, अनाथ बच्चों के लिए, प्राकृतिक खेती के लिए भी वर्तमान में चर्चाओं में बना हुआ था। इसके अलावा एक जाति है, जनजाति, जिसको माना था हट्टी जनजाति को, पहले हट्टी एक जाति हुआ करती थी और उसके बाद आदिवासी घुमंतु, जिसको वर्तमान में आदिवासी कैटेगरी के अंदर शामिल किया है, वो राज्य भी कौन सा बना है? वो भी हिमाचल प्रदेश ही बना है। बात करते हैं मुख्यमंत्री की, जिनका नाम सुखविंदर सिंह सुक्खू है और 345 किलोमीटर के अंतरराष्ट्रीय सीमा लगने वाला हिमाचल प्रदेश, जिसकी सीमा किसके साथ में लगती है? चीन के साथ में लगती है। तो आप इस प्रश्न के माध्यम से जान रहे हैं कि अपना विद्यालय कार्यक्रम की शुरुआत करने वाला राज्य कौन सा है? ये है हिमाचल प्रदेश। चलिए इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं। हिमाचल प्रदेश है अनाथ बच्चों के लिए योजना बनाने वाला पहला राज्य बना है, जबकि दिव्यांग बच्चों को सशक्त बनाने के लिए भी सबल योजना की शुरुआत करने वाला राज्य भी हिमाचल प्रदेश ही बना है। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए मोबाइल वैन के माध्यम से शुरुआत करने वाला राज्य भी कौन सा? हिमाचल प्रदेश ही बना है। बात कर रहे हैं कि हाल ही में हट्टी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा भी वर्तमान में हिमाचल प्रदेश की सरकार ने ही दिया है। अब बात कर रहे हैं कि कर्नाटक सरकार ने इस प्रकार का क्या किया जिसके अंदर बेरोजगार युवाओं के लिए प्रोत्साहन राशि की शुरुआत करी है। आंसर हो जाएगा कौन सा? युवा निधि। युवा निधि के माध्यम से प्रोत्साहन राशि भी दी जा रही है। जबकि असम सरकार के द्वारा अभी गुणोत्सव एक इस प्रकार का प्रोग्राम जिसके अंदर 40 लाख बच्चों को उसके अंदर शामिल किया गया है और बच्चों को गुणवत्तापूर्ण प्रबंधन युक्त इस प्रकार की शिक्षा दी जाए, उसकी कार्यक्रम की शुरुआत करने वाला राज्य बना है असम। अब बात करते हैं मिशन दक्ष क्या है। मिशन दक्ष है बिहार सरकार के द्वारा चलाया जाने वाला वही प्रोग्राम जो गुणोत्सव शिक्षा के लिए असम ने जिस प्रकार की पहल करी है, वैसी शिक्षा की पहल करने वाला मिशन दक्ष अभियान वो बिहार सरकार ने चलाया है। अब बात करते हैं युवा संबल योजना। युवा संबल योजना वो योजना है जिसके अंदर बेरोजगार युवाओं को राज्य सरकार, कौन सी? राजस्थान सरकार के द्वारा प्रोत्साहन भत्ता दिया जा रहा है। और उसी के क्रम के अंदर अभी कौन सा एक राज्य बना है? हिमाचल प्रदेश भी बना है, जहां पर अनाथ बच्चों को युवा निधि जो कर्नाटक सरकार ने करी है और अभी अनाथ बच्चों के लिए इस प्रकार की योजना शुरू करने वाला राज्य कौन बना है? वो बना है हिमाचल प्रदेश। अपना विद्यालय, ये आप इस प्रश्न के माध्यम से देख रहे हैं। चलिए जानते हैं सेशन का दूसरा प्रश्न। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ में लिथियम की खोज और खनन के लिए समझौता किया है? हालांकि ये समझौता पहले ही हो चुका था, लेकिन अभी इसको वर्तमान स्वरूप में इसको क्या कर दिया गया? सिग्नेचर उस पे हो चुके हैं।
ऐसा राष्ट्र के कौन सा है भारत के साथ में? इसका जो आंसर होने वाला है वो कौन सा होने वाला है? अर्जेंटीना। अर्जेंटीना के अंदर बताया जा रहा है कि 50% से अधिक, 50% से अधिक लिथियम के संसाधन वहां पर मौजूद है। वैसे देखा जाए तो विश्व के अंदर लिथियम का सबसे बड़ा अगर कोई भंडार वाला कोई अगर स्टेट कह सकते हैं या जो देश है उसका नाम है बोलीविया। बोलीविया एक ऐसा राष्ट्र जहां पे सबसे ज्यादा लिथियम के भंडार पाए गए हैं। वैसे अगर देखा जाए कि लिथियम का प्रोडक्शन वर्तमान में सबसे ज्यादा कौन कर रहा है? आंसर होगा कौन सा? चीन। चीन सबसे ज्यादा, यह कह सकते हैं उसकी मोनोपोली है और एकाधिकार कह सकते हैं दूसरे शब्दों में, जहां पे एकाधिकार के अंदर चीन जो है वो लिथियम का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा करता है। अब बात करते हैं कि भविष्य का सोना या सफेद सोने के नाम से विख्यात लिथियम, और लिथियम की हाल ही के अंदर एक बहुत बड़ा भंडार कहां पे खोजा गया था? वो अमेरिका में भी खोजा गया था। तो लिथियम सभी देशों की जरूरत। अब बात करते हैं कि लिथियम की ऐसी क्या उपयोगिता है जिसकी वजह से वर्तमान में चर्चाओं में भी बना हुआ है और दुर्लभ खनिज के अंदर भी इसको गिना जाने लगा है। चिप इंडस्ट्री, चिप इंडस्ट्री और सेमीकंडक्टर, दो ऐसे कंपोनेंट्स हैं जिसकी वजह से लिथियम चर्चाओं में बना हुआ है और सब देश इस प्रकार का प्रयास कर रहे हैं कि लिथियम खोजने की जो है अभी दौड़ है वो सबसे ज्यादा बढ़ गई है। भारत के संदर्भ में इस प्रकार देख लेते हैं कि 200 बिलियन डॉलर का इस प्रकार के समझौता किया है, जिसमें भारतीय कंपनी भी इसमें शामिल होगी और एक अमेरिकी कंपनी होंगी और वहां पे क्या करेंगे? खनन का कार्य वो खोज करेंगे, उसके बाद में खनन का कार्य कहां पे करेंगे? अर्जेंटीना में करेंगे। अब भारत के संदर्भ में देख लेते हैं कि भारत के अंदर लिथियम की जो है वो खोज कहां पे की गई? जम्मू कश्मीर और राजस्थान, इसके अलावा दक्षिणी राज्य जहां पर भी इसकी खोज की गई है, लेकिन बहुतायत मात्रा में तो खनिज के भंडार यहां पे नहीं मिले हैं, लेकिन फिर भी कह सकते हैं कि अपनी जितनी जो आवश्यकताएं हैं उसका 1/4% भारत के अंदर जो खनन होने वाला लिथियम होगा उससे हम अपनी घरेलू आवश्यकताओं को पूरी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी 3/4 या कहते हैं 3/4 जो है वो हमें कहीं से आयात ही करना पड़ेगा। और इसीलिए भारत सरकार लगातार अपने जो रणनीतिक सहयोगी देश है उनके साथ में इस प्रकार के समझौते करने के लिए लगातार बनी हुई है। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में कुछ अन्य चीजें। अर्जेंटीना है, खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड, ये भारतीय कंपनी है, और साथ में कैटामार्का मिनेरावाई अर्जेंटिका सोसिडाड डेल अर्जेंटीना की जो कंपनी है, $2 बिलियन का आपस में क्या हो इसका समझौता हुआ है। दुनिया के पास जो है उसका 50% से अधिक लिथियम के संसाधन मौजूद है। भंडार की बात नहीं हो रही, लिथियम के संसाधन की। लिथियम भंडार में अर्जेंटीना का स्थान तीसरा है, जबकि वैश्विक उत्पादन में उसका स्थान कौन सा है? चौथा है। अब बात करते हैं सफेद सोने के बारे में। उपयोग सेमीकंडक्टर और चिप इंडस्ट्री में, जबकि विश्व में लिथियम में एकाधिकार किसका है? वो चाइना का बना हुआ है। बात करते हैं भारत के संदर्भ के अंदर, भारत में ऐसे कौन कौन से राज्य जहां पे लिथियम के भंडार सबसे ज्यादा पाए जाते हैं? आंसर होगा कौन सा इसका? जम्मू कश्मीर, बिहार, छत्तीसगढ़, मेघालय, कर्नाटका, राजस्थान इत्यादि में भंडार ऐसे पाए गए हैं। विश्व का सबसे बड़ा लिथियम का भंडार जैसा कि मैंने आपको बताया ये बोलीविया के अंदर है, और अभी तक वहां पे इतना बड़ी मात्रा के अंदर खनन अभी तक वहां पे नहीं किया जा रहा है। अभी बात करते हैं अमेरिका के, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि अमेरिका के अंदर भी बहुत बड़ा एक लिथियम का भंडार एक समुद्र के अंदर मिला है, सोल्टन सागर। सोल्टन सागर जो कैलिफोर्निया यूएसए के अंदर लिथियम के भंडार यहाँ पे क्या गए पाए गए हैं, सफेद सोने के नाम से विख्यात और भविष्य का दुर्लभ खनिज कौन सा? लिथियम। जानते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3। हाल ही में किस फुटबॉल खिलाड़ी को सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी के अवार्ड से उनको नवाजा गया है? वैसे देखा जाए तो वर्तमान के अंदर एक खिलाड़ी अर्जेंटीना से, नाम लियोन मेसी। अगर फुटबॉल की बात हो और लियोन मेसी जो वर्तमान में अभी समकालीन जो जितने भी जो खिलाड़ी हैं जो फुटबॉल के, उनके अंदर सबसे सर्वप्रथम अगर स्थान आता तो किसका आता? लियोन मेसी का। 8 बार बेलोन डी पुरस्कार से सम्मानित अर्जेंटीनाई खिलाड़ी, जिनको फीफा ने इस प्रकार के पुरस्कार से उनको नवाजा गया है। ये अवार्ड लेने वाले व्यक्ति तीसरी बार इस अवार्ड से सम्मानित हुए हैं, और अभी लंदन के अंदर इस प्रकार का एक समारोह हुआ था जिसके अंदर उन्होंने इस पुरस्कार को अपने नाम किया। बात करते हैं इसके अलावा महिला कैटेगरी की, जहां पे महिला वर्ग में एताना बोनामाटी को इस पुरस्कार से नवाजा गया। तीसरी बार लियोन मेसी
इस प्रकार का फीफा वर्ल्ड कप का पुरस्कार जीत चुके हैं अभी तक। प्रतिष्ठित पुरस्कार बैलोन डी से सम्मानित रिकॉर्ड 8वीं बार तक 8 बार लगातार इसको जीत चुके हैं। क्लब बार्सिलोना जहां से वो खेलते हैं उनकी तरफ से 672 गोल करने वाले एकमात्र खिलाड़ी भी कौन से हैं? मेसी हैं। जुलाई 2023 में अमेरिकी क्लब इंटर मियामी से जुड़े थे, इससे पहले किसी और लीग से खेल रहे थे। अब बात करते हैं कि इनका जो जितना भी जो योगदान है या कह सकते हैं इनका जो पूरा जो है खेल का सफर है, खेल के सफर के अंदर इन्होंने कितने बड़े पुरस्कार अपने नाम किए, जिसके अंदर डोमेस्टिक सुपर कप 9, यूफा सुपर 3, क्लब वर्ल्ड कप 3, चैंपियंस लीग, ला लीग, कोपा डेल रे और सीनियर इंटरनेशनल 3 बार। इतने पुरस्कार अपने ये नाम कर चुके, बहुत बड़ा नाम है किसके लिए? फुटबॉल के क्षेत्र में फीफा। और अभी वर्तमान में 2023 का प्लेयर ऑफ द ईयर फुटबॉल की कैटेगरी के अंदर जो है, पुरुष कैटेगरी में तो दिया जाता है लियोन मेसी को, जबकि महिला वर्ग का जो है वो एताना बोनमाती को दिया गया है। जानते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4। हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा किस योजना के तहत पक्के घरों के लिए 540 करोड़ रुपए की फंड की पहली किस्त जारी करी है? ये कौन से? अति पिछड़े लोगों के लिए, अति पिछड़े लोगों के लिए पक्के मकान बनाने के लिए इस प्रकार की शुरुआत की गई है। कहां पे? यह है आदिवासी एरिया। आदिवासी जो प्रोन एरिया है, जिसके अंदर बहुत सारे ऐसे राज्य आते हैं जहां पे आदिवासी समुदाय की जनसंख्या सबसे ज्यादा रहती है, और उसी के अंदर बात कर सकते हैं झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, एमपी है, और इसके अलावा महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का वो एरिया जहां पे सबसे ज्यादा इस प्रकार के पक्के मकानों की जरूरत उन आदिवासियों को पड़ती है। और उसी के लिए माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा 540 करोड़ रुपए की पहली किस्त जो है वो जारी की है। आपसे योजना का नाम पूछा जा रहा है, इसका आंसर कौन सा होगा? जनमन योजना। जनमन योजना है, इसकी शुरुआत होती है, कब होती है? आदिवासी दिवस। आदिवासी दिवस बिरसा मुंडा का जो मनाया गया था, उसी दिन इस घोषणा को किया गया था, जिसमें पक्के मकान आदिवासियों के लिए बनाने की बात कही गई थी। आंसर इसका हो गया जनमन योजना। इसके बारे में कुछ अन्य तथ्य जान लेते हैं। पीएम जनमन योजना है, प्रधानमंत्री द्वारा योजना के लाभार्थियों को वर्चुअल संवाद में अति पिछड़े जनजातीय समूह में 1 लाख लाभार्थी परिवारों को पक्के घरों के लिए पहली 540 करोड़ रुपए की पहली किस्त क्या कर दी है? जारी कर दी है। विशेष पिछड़ी जातियों के विकास के लिए केंद्र सरकार ने 15 नवंबर को जो जनजातीय दिवस जो मनाया गया बिरसा मुंडा जी का, उस दिन इसकी शुरुआत की गई थी। लक्ष्य वही है कि विशेष रूप से कमजोर जातियों को मुख्य धारा के अंदर शामिल करने का इसका उद्देश्य है। किसका? जनमन योजना का। जानते हैं अगला प्रश्न, सेशन का 5वां प्रश्न जानते हैं। हाल ही में किस राज्य में ऑपरेशन अमृत की शुरुआत करी है? आंसर इसका हो जाएगा कौन सा? केरला। ऐसा क्या है ऑपरेशन अमृत में? एंटीबायोटिक जो दवाएं हैं उनको सुपरवाइज करने के लिए इस प्रकार की ये शुरुआत की गई है, जिसके अंदर कोई भी कंपनी या कोई भी फार्मेसी इस प्रकार की दवाओं को नहीं बेच पाएगी। इसके लिए औषधि जन विभाग जो है वो इसकी क्या करेगा? मॉनिटरिंग करने वाला है। राज्य कौन सा बना है? केरला बना है। वैसे देखा जाए तो हॉलमार्किंग सभी जिलों के अंदर अनिवार्य रूप से लागू करने वाला राज्य कौन सा बना? वो भी केरला बना है। इसके अलावा माइक्रोसाइटिंग धार्मिक पर्यटन के लिए करने वाला भी राज्य कौन सा बना है? केरला बना है। अभी जो नीति आयोग के जो आंकड़े जारी किए हैं उसके अंदर कहा जा रहा है कि सबसे कम गरीबी के अंदर जीवन यापन करने वाले जो लोग हैं वो आपको कहां मिलेंगे? केरला के अंदर। तो देखा जाए तो यहाँ पे अपना जो पर कैपिटा इनकम की भी बात कर सकते हैं, एचडीआई इंडेक्स की भी बात कर सकते हैं, जहां पे केरला अव्वल स्थान पर बना हुआ है। और इस प्रश्न का जो उत्तर है ऑपरेशन अमृत, इसकी शुरुआत भी कहां पे हो रही है? ये भी केरला के अंदर ही हो रही है। जानते हैं इसके बारे में कुछ अन्य चीजें। केरला औषधि नियंत्रण विभाग ने एंटीबायोटिक दुरुपयोग को बचाने के लिए, रोकने के लिए इस प्रकार की कवायद की गई है। इससे पहले के तहत लोग बिना प्रिस्क्रिप्शन के एंटीबायोटिक बेचने वाली फार्मेसियों की जानकारी औषधि नियंत्रण विभाग को क्या करेंगे? लोगों को इस प्रकार की जो है वो जानकारी किसको देनी पड़ेगी? स्वास्थ्य विभाग को देनी पड़ेगी, जिसके बाद में स्वास्थ्य विभाग इन पे क्या करेगा? कार्रवाई करेगा। और लोगों की सेहत के साथ में खिलवाड़ ना हो, उसी के लिए इस प्रकार की शुरुआत की गई है। राज्य कौन सा बना है? केरला बना है। ठीक है। वर्तमान में वहां के जो
मुख्यमंत्री जिनका नाम है पी विजयन और राज्यपाल का नाम है आरिफ मोहम्मद वहां के राज्यपाल का नाम है। जानते हैं अगला प्रश्न संख्या 6। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार देश में कितने प्रतिशत की आबादी अब भी जो है वो घरों जिनके पास में घर नहीं है अभी, आंसर क्या हो जाएगा 41%। 41% आबादी के पास में अभी भी वर्तमान में घर नहीं है। इसके अलावा गरीबी की रेखा के नीचे भी वो लोग जी रहे हैं। सबसे अगर गरीब राज्यों की अगर बात करें तो बिहार ऐसा राज्य जहां पे 25% लोग अभी भी क्या है गरीब है, जो बिलो पॉवर्टी लाइन के अंदर वो क्या कर रहे हैं जीवन यापन अपना कर रहे हैं। अगर बात करें कि सबसे अमीर तो नहीं लेकिन सबसे कम गरीब किस राज्य में निवास करते हैं, आंसर हो जाएगा इसका कौन सा, केरला हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार देश में कितने प्रतिशत आबादी के पास अभी भी घर नहीं है, आंसर हो जाएगा 41% की आबादी। बात करते हैं नीति आयोग की। नीति आयोग स्थापना 2015। इससे पहले योजना आयोग हुआ करता था और उसके बाद उसको प्रतिस्थापित करके और नीति आयोग बना दिया गया। वर्तमान में नीति आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो कौन होते हैं, स्वतः ही प्रधानमंत्री होते हैं। और सीईओ कौन है इनके, सीईओ है अभी वर्तमान में बाल सुब्रमण्यम और उपाध्यक्ष कौन है जिनका नाम है रितु के बेरी। ये इसके उपाध्यक्ष है जिन्होंने राजीव कुमार की जगह ली है। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में कुछ अन्य चीजें। 41% नीति आयोग के अनुसार पिछले 9 साल के अंदर 24.82 करोड़ आबादी वाले जो लोग हैं वो गरीबी रेखा से बाहर हो गए हैं। 9 सालों के अंदर कितने करोड़, 24.82 करोड़, लगभग 25 करोड़ जो है वो गरीबी की जो श्रेणी थी उससे बाहर निकल करके वो आ गए। लेकिन वर्तमान में अभी भी कितने गरीब हैं, लगभग 11 करोड़ लोग ऐसे हैं जो अब भी गरीबी की जो रेखा है उससे नीचे जीवन यापन अपना कर रहे हैं। एक तो ये बात होगी। स्वच्छ भारत मिशन के अभियान के बावजूद भी देश में 31% अभी भी बिना शौचालय के लोग जीवन यापन कर रहे हैं। बड़ी बात है कि स्वच्छता अभियान 2014 में जिसकी शुरुआत होती है 2 अक्टूबर को, उसके बावजूद भी लगातार सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकारें लगातार इस पे कार्य कर रहे हैं, लेकिन फिर भी स्थिति जस की तस बनी हुई है। अभी भी 31% उन लोगों को बाहर निकालना होगा जो शौचालय से अभी क्या है वंचित है, उनको भी उस श्रेणी के अंदर शामिल करना होगा, मुख्य धारा में शामिल करना होगा, जहां पे इनको बेसिक सुविधाओं से क्या किया जाए, इनको लेस किया जा सके। बात करते हैं देश की आबादी की। 7.32% आबादी अब भी पेयजल से क्या है वंचित है। देश में सबसे ज्यादा अगर गरीबी वाला राज्य है उस राज्य का नाम कौन सा है, बिहार। लगभग 25%, लगभग 26% के आसपास अब भी बिहार की जो जनता है वो गरीबी के नीचे अपना जीवन यापन कर रही है। अब बात करते हैं पिछले दशक में सबसे ज्यादा गरीब आबादी घटने वाला जो राज्य है वो कौन सा है, यूपी। यूपी के अंदर इस बार इस प्रकार का बेहतरी वाला काम हुआ है कि जिसमें सबसे ज्यादा जो गरीब श्रेणी के जो लोग थे उनको मेन कह सकते हैं मिडिल क्लास के अंदर उनको लेकर के आ गए हैं। केरल की सबसे कम गरीब आबादी है जो 1% भी नहीं है, आधा प्रतिशत के आसपास जो आबादी है वो भी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। अब बात करते हैं नीति आयोग की स्थापना। जैसा कि मैंने आपको बताया 2015 में इसकी स्थापना होती है। इससे पहले योजना आयोग हुआ करता था और पंचवर्षीय योजनाएं बना करती थी। अब वर्तमान में नीति आयोग क्या कर रहा है, काम कर रहा है और उसी की रिपोर्ट के अनुसार 41% जो है वो अभी भी जो है गरीब लोग निवास कर रहे हैं। चलिए जानते हैं अगला प्रश्न संख्या 7। हाल ही में क्रिटिक चॉइस 24 अवार्ड में सबसे ज्यादा अवार्ड किस फिल्म ने अपने नाम किया, आंसर हो जाएगा ओपनहाइमर। ओपनहाइमर ने 8 अवार्ड अपने नाम किए। सबसे ज्यादा कितने, 8। इसके अलावा बोर्बी ने भी 6 अवार्ड अपने नाम किए। जितने भी जो मेन कैटेगरी है उसके अंदर ओपनहाइमर साल की सबसे बड़ी फिल्म कहा जा सकता है और क्रिटिक्स के तौर पे भी इसको सबसे ज्यादा सराहा गया। और ये जो अवार्ड है वो किसको मिला है, ओपनहाइमर को ही मिला है, जिसके अंदर सबसे ज्यादा अवार्ड किस फिल्म ने जीते हैं, तो है ओपनहाइमर। उसके बाद में कौन सा है, बोर्बी है। अब देखते हैं इसके बारे में कुछ अन्य चीजें। ओपनहाइमर 8 अवार्ड जीते हैं। बेस्ट पिक्चर का अवार्ड, बेस्ट विजुअल इफेक्ट्स का अवार्ड, बेस्ट डायरेक्टर का, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का, बेस्ट एडिटिंग और बेस्ट स्कोर और बेस्ट सिनेमेटोग्राफी, 8 प्रकार के अवार्ड ओपनहाइमर ने अपने नाम किए हैं। बड़ी फिल्म है, 2023 के अंदर इसका प्रदर्शन हुआ था और उसके बाद में लगातार ये चर्चाओं में बनी हुई है। अब बात करते हैं कि यहीं पे फिल्म रुकती नहीं है। इससे पहले 81वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड में भी विभिन्न श्रेणियों के अंदर इसने अपने पुरस्कार अपने नाम किए थे। तो यहां पे भी वो ये फिल्म जो है वो छाई हुई थी।
अब बात करते हैं फिल्म बोर्बी में। फिल्म बोर्बी ने भी 6 अवार्ड अपने नाम किए हैं। अब बात करते हैं अवार्ड की शुरुआत कब होती है, 1996 में इसकी शुरुआत होती है और ये हॉलीवुड का दिया जाने वाला एक बेस्ट अवार्डों में से एक है। जानते हैं प्रश्न संख्या 8, ऑप्टिकल 8 क्या है। ऑप्टिकल 8 एक ऐसा है जो किसके द्वारा भेजा गया, जापान का एक सूचना संग्रह उपग्रह है जिसको जाक्सा के द्वारा उसको भेजा गया। जाक्सा वहां की स्पेस एजेंसी, वहां से इसको भेजा गया है। क्या काम करने वाला है, जासूसी, जासूसी संबंधी सूचनाओं को एकत्रित करने के लिए इस प्रकार का एक अभी स्पेस के अंदर एक सैटेलाइट को छोड़ा गया है। कौन सा, ऑप्टिकल 8 है। किसका है, जापान का है। देख लेते इसके बारे में कुछ नई चीजें। जापान का सूचना संग्रह उपग्रह है जो मित्सुबिशी हेवी के द्वारा सफल परीक्षण किया गया है। कार्य है उपग्रह को मुख्य रूप से खुफिया जानकारी जुटाने के लिए इस प्रकार के लिए डिजाइन किया गया है। जाक्सा कौन सा, जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी है। जाक्सा की जो स्पेस एजेंसी, जिस प्रकार से भारत की इसरो। जापान दुनिया का सबसे बड़ा जो परमाणु संयंत्र जो सुनामी के आने के बाद में जो लीकेज हो गया था, उसके बाद इसको दोबारा रिस्टार्ट इसको कर दिया गया है। अब बात करते हैं कि वर्तमान में इसरो के चर्चाओं में बना हुआ था अमेरिका के बाद में। अमेरिका के बाद में इसरो ने इस प्रकार का एक और अलग से कारनामा कर डाला। ब्लैक होल, न्यूट्रॉन स्टार और सक्रिय आकाश गंगाओं के अध्ययन के लिए एक्सपोसैट सैटेलाइट को लॉन्च करने वाला दुनिया का दूसरा देश बना। इससे पहले अमेरिका हुआ करता था, नंबर 2 पे कौन सा, भारत बना हुआ है। अब बात करते हैं जापान की। जापान 4 मुख्य जो 4 द्वीप हैं उनके अंदर वहां की जनसंख्या सबसे ज्यादा निवास करती है। सबसे ज्यादा भूकंप के झटके भी जापान में ही आते हैं। वहां के जो लोग हैं वो इसके अभ्यस्त भी हो गए। टोक्यो का जो हवाई अड्डा है वो भी विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डों में बना हुआ है। बात करते हैं कि वहां के प्रधानमंत्री जिनका नाम क्या, फोमियो किशिदा, ये वहां के प्रधानमंत्री हैं। और +2 मीटिंग, 2+2 की मीटिंग के अगर भारत के संदर्भ में देखा जाए तो भारत के साथ में रणनीतिक संवाद जो अभी होते हैं, संवाद होते हैं, उसके अंदर 2+2 की जो मीटिंग होती है उसमें जापान भी उसमें शामिल है। बात करते हैं प्रश्न संख्या 9 की। हाल ही में जयपुर शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहां पर किया जाएगा। जयपुर शिखर सम्मेलन की बात हो रही है। इसका आंसर जयपुर नहीं होने वाला, बिल्कुल भी नहीं होने वाला। जयपुर नहीं है, इसका आंसर होने वाला है कौन सा, मुंबई। आयोजन इसका कहां पे किया जाएगा, फरवरी में किया जाएगा और स्थान कौन सा होगा, मुंबई होगा। कार्य क्या होंगे, यूरोपियन यूनियन के साथ में ज्यादा व्यापार बढ़ाने के उद्देश्य से इस प्रकार की शुरुआत की गई है। और यूरोपियन यूनियन के बारे में मैं आपको बताता चलूं कि द्विपक्षीय व्यापार के अंदर नंबर 2 पोजीशन के अंदर हम यूरोपियन जो कंट्रीज है उनके साथ में अपन क्या करते हैं, व्यापार करते हैं। यूरोपियन यूनियन भी वर्तमान में लगातार चर्चाओं में इसलिए बनी हुई है क्योंकि यूरोपियन यूनियन के द्वारा भी भारत के साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA करने के लिए लगातार क्या है, यूरोपियन संघ भी वर्तमान में रुचि दिखा रहा है। इसके अलावा ब्रिटेन के प्रधानमंत्री सुनक, भारतीय मूल के प्रधानमंत्री, उनके द्वारा भी बार बार FTA को करने के लिए काफी बार जो है बातचीत हो चुकी है। और थोड़े समय में FTA के संदर्भ में अगर बात करें तो यूरोपियन यूनियन के साथ साथ में ब्रिटेन, क्योंकि ब्रिटेन तो ऑलरेडी पहले से ब्रेक्जिट हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी वो FTA करने का प्रबल समर्थक है भारत के साथ में। आंसर हो जाएगा इसका जयपुर शिखर सम्मेलन, जिसका आयोजन फरवरी में किया जाएगा। स्थान होगा कौन सा, मुंबई। देख लेते इसके बारे में कुछ नई चीजें। जयपुर शिखर सम्मेलन 2024 मुंबई में होने वाला है। आयोजन इसका 22 से लेकर 23 फरवरी 2024 में। उद्देश्य भारत और यूरोपीय संघ के बीच में व्यापार, निवेश और सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से इस प्रकार का समझौता किया जाने वाला है। दोनों पक्षों के बीच में व्यापार और निवेश से समझौता पर हस्ताक्षर करने वाले होंगे और इसी की संभावना जताई जा रही है। अब बात करते हैं यूरोपियन संघ और भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है वो कौन सा, यूरोपियन संघ ही है। दोनों नेताओं के जो अभी दोनों पक्ष है उनके मध्य FTA को लेकर के होगी क्या चर्चा। और ब्रेक्जिट होने के बाद भी ब्रिटेन भी FTA करने का इच्छुक वर्तमान में नजर आ रहा है। तो आपने इस प्रश्न के माध्यम से जाना कि जयपुर शिखर सम्मेलन जयपुर में ना होकर के कहां पे होगा, मुंबई में होगा। तारीख इसकी कौन सी होगी, 22 से 23 फरवरी 2024। चलिए जानते हैं आज के सेशन का सेकंड लास्ट प्रश्न। पहले बीच गेम्स 2024 में प्रथम स्थान पे किस राज्य ने स्थान प्राप्त करा है, और आंसर इसका हो जाएगा कौन सा, मध्य प्रदेश। गोवा में पणजी और पणजी के आसपास के जो बीच है वहां पे इस प्रकार का आयोजन किया गया और वहां पे बीच गेम्स खेले गए। और 8 कैटेगरी में या कह सकते हैं कि 8 ऐसे गेम्स थे जिसके अंदर
ये खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसके अंदर सभी राज्य और इसके अलावा केंद्र शासित प्रदेशों के जो खिलाड़ी थे उन्होंने इसमें लिया था भाग। लेकिन शर्त ये थी 21 वर्ष से कम उम्र के, 21 वर्ष से कम उम्र के खिलाड़ियों ने इसमें लिया था भाग, और मध्य प्रदेश इसमें रहा था अव्वल। देख लेते हैं इसके बारे में कुछ अन्य चीजें। मध्य प्रदेश 7 स्वर्ण सहित कुल 18 पदकों के साथ में तालिका के सर्वोच्च शिखर पे रहा था। आयोजन इसका दीव के ब्लू फ्लैग प्रमाणित घोघला बीच के ऊपर इसका आयोजन किया गया था। अन्य शीर्ष राज्यों की बात करते तो महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है और उत्तराखंड ऐसे राज्य हैं जहां पे उन्होंने भी इस कैटेगरी के अंदर पदक तालिका के अंदर सर्वोच्च स्थान प्राप्त करा। बात करते हैं कि कब इसका आयोजन किया गया था। 4 से लेकर के 11 जनवरी के मध्य इसका आयोजन किया गया, और 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के जो खिलाड़ी थे, जो 21 वर्ष से कम उम्र के खिलाड़ी थे, उन्होंने इसमें लिया था भाग। लगभग 1404 खिलाड़ी जो एथलीट थे उन्होंने लिया था भाग। अब बात करते हैं कि जो 8 जो स्पर्धाएं हुई थी वो कौन कौन सी थी। इसके अंदर वो था वॉलीबॉल, बीच बॉक्सिंग, बीच सॉकर, बीच कबड्डी, रस्सा कसी और समुद्र तैराकी और मलखंभ, ऐसे खेल जो समुद्र का जो किनारा है उसके साथ में इस प्रकार के खेलों का आयोजन पहली बार गोवा के अंदर किया गया, और उसके अंदर जो सर्वोच्च स्थान के ऊपर पदक तालिका में अगर कोई राज्य रहा था उस राज्य का नाम कौन सा है, एमपी है। चलिए जानते हैं आज के सेशन का अंतिम प्रश्न क्या है। हाल ही में स्पेनिश सुपर कप किसके द्वारा जीता गया। आंसर हो जाएगा इसका कौन सा, रियल मैड्रिड। रियल मैड्रिड ने चिर परिचित अंदाज में अपने चिर प्रतिद्वंदी कौन से, बार्सिलोना, उसको 4-3 से हरा करके इस खिताब को अपने नाम किया। आंसर क्या हो जाएगा, रियल मैड्रिड। 13वीं बार इस कप को अपने नाम किया, और जो क्लब है उसका नाम कौन सा, रियल मैड्रिड। लेकिन सबसे ज्यादा अगर जो पदक या कह सकते हैं कि ये कप जो है जीतने का जो खिताब वो कितनी बार बार्सिलोना कर चुका है, 14वीं बार तक कर चुका है। लेकिन सेकंड नंबर पे कौन रहा, रियल मैड्रिड। लेकिन हाल ही के अंदर अभी जो कप खेला गया था उसके अंदर रियल मैड्रिड ने बार्सिलोना को हराते हुए इस खिताब को अपने नाम किया। अब देख लेते हैं इसके बारे में कुछ अन्य चीजें। बार्सिलोना को 4-1 से हरा करके रियल मैड्रिड ने इस खिताब को अपने नाम किया। रियल मैड्रिड का ये 13वां सुपर कप का टाइटल है, जबकि सबसे ज्यादा अगर क्लब अगर सफल है वो कौन सा, बार्सिलोना, जिसने 14 खिताब अपने नाम किए हैं। अब बात करते हैं हाल ही में मैनचेस्टर सिटी ने फीफा वर्ल्ड कप का चैंपियन कौन सा बना है, ये मैनचेस्टर सिटी बना है। अब बात करते हैं हाल ही में जर्मनी ने पहली बार फीफा अंडर कप जो है उसका कप किसने जीता, जर्मनी ने जीता है। अब बात करते हैं कि 2026 के अंदर जो फीफा का वर्ल्ड कप होगा वो कहां पे होगा। इससे पहले 2022 का जो फीफा का वर्ल्ड कप हुआ था ये दोहा कतर में हुआ था, और इसके अंदर फ्रांस को अर्जेंटीना ने हरा करके इस खिताब को अपने नाम किया था। लेकिन बात हो रही है 2026 के संदर्भ में। आंसर हो जाएगा इसमें संयुक्त रूप से कनाडा, मैक्सिको और यूएसए संयुक्त रूप से इसका क्या करने वाले हैं, आयोजन करने वाले हैं। अब बात करते हैं कि 2023 का जो विजेता था फीफा वर्ल्ड कप का वो कौन सा था, अर्जेंटीना बना था। तो आपने इस प्रश्न के माध्यम से जाना कि रियल मैड्रिड ने बार्सिलोना को हरा करके 4-1 से हरा करके इस खिताब को अपने नाम किया। तो आज के सेशन में इतना ही। बने रहिए प्रकाश एजुकेशन हब के साथ में। जय हिंद, जय भारत।